तो आज टॉपिक है राज्य के उत्पत्ति के सिद्धांत में सामाजिक समझौते का सिद्धांत। तो सामाजिक समझौते का सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह 17वीं और 18वीं सदी की राजनीतिक विचारधारा में इस सिद्धांत का पूर्ण प्राधान्य था। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य दैवी न होकर के मानवकृत है या एक मानवीय संस्था है। राज्य जो है दैवी न होकर के एक मानवीय संस्था है जिसका निर्माण व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया गया। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का निर्माण व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते के आधार पर किया। इस सिद्धांत को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला प्राकृतिक अवस्था का काल। यहाँ पाइए, पहला है प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा है नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। नागरिक जीवन के प्रारंभ के बाद का काल। तो इस सिद्धांत के सभी प्रतिपादक अत्यंत प्राचीन काल में एक ऐसी प्राकृतिक अवस्था के अस्तित्व का स्वीकार करते हैं जिनके अंतर्गत जीवन को व्यवस्थित रखने के लिए राज्य या राज्य से कोई अन्य संस्था नहीं थी। यानी प्राकृतिक अवस्था था, उस समय राज्य नहीं था। और इस सिद्धांत के विभिन्न प्रतिपादकों में इस प्राकृतिक अवस्था के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इसे पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। कुछ इसे जो है पूर्व सामाजिक और कुछ इसे पूर्व राजनीतिक, पूर्व सामाजिक और पूर्व राजनीतिक अवस्था कहते हैं। प्राकृतिक अवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार या प्रकृति के नियम के आधार पर अपनी जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति जो है अपनी इच्छानुसार या प्रकृति के नियम के अनुसार जीवन व्यतीत करता था। प्राकृतिक अवस्था के संबंध में मतभेद होते हुए भी यह सभी मानते हैं कि किन्हीं कारणों से मनुष्य प्राकृतिक अवस्था का त्याग करने के लिए विवश हुए। किसी भी कारण से, किन्हीं कारण से व्यक्ति जो है प्राकृतिक अवस्था को त्याग करने के लिए विवश हुए और उन्होंने समझौता द्वारा राजनीतिक समाज की स्थापना की। समझौता करके प्राकृतिक अवस्था से मुक्ति पाने के लिए समझौता करके राजनीतिक समाज की स्थापना की। इस समझौते के परिणाम स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति की प्राकृतिक अवस्था आंशिक या पूर्ण रूप से लुप्त हो गई। जब समझौता होता है तो प्राकृतिक अवस्था पर क्या असर पड़ता है? आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से लुप्त हो गई और स्वतंत्रता के बदले उसे राज्य या कानून की ओर से सुरक्षा का आश्वासन प्राप्त हुआ।
व्यक्तियों को प्राकृतिक अधिकार के स्थान पर सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। लीकाक महोदय कहते हैं राज्य व्यक्ति के स्वार्थों द्वारा चालित एक ऐसे आदान प्रदान का परिणाम था जिससे व्यक्तियों ने उत्तरदायित्वों के बदले विशेषाधिकार प्राप्त किए। अब इस सिद्धांत का, सामाजिक समझौते सिद्धांत का विकास कैसे हुआ इसको देखिए। समझौता सिद्धांत राजनीतिक दर्शन की तरह ही पुराना है। समझौता सिद्धांत जो है राजनीतिक दर्शन की ही तरह पुराना है तथा इसे पूर्व और पश्चिम दोनों क्षेत्रों के, पूर्व के देशों और पश्चिम के देशों दोनों ही क्षेत्रों से जो है समर्थन प्राप्त है। महाभारत के शांति पर्व, महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य न था। महाभारत के शांति पर्व में इस बात का वर्णन मिलता है कि पहले राज्य न था, उसके स्थान पर अराजकता थी। शांति पर्व में क्या है, यही मिलता था, पहले राज्य नहीं था, उसके स्थान पर अराजकता थी। ऐसी स्थिति से तंग आकर मनुष्यों ने परस्पर समझौता किया और मनु को अपना शासक स्वीकार किया। शांति पर्व में ये उल्लेख मिलता है कि पहले राज्य नहीं था, अराजकता था, तो अराजकता की स्थिति से तंग आकर के मनुष्यों ने आपस में समझौता किया और मनु को राजा बनाया। मनु को अपना राजा या शासक स्वीकार किया। कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस मत को अपनाया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया है कि प्रजा ने राजा को चुना और राजा ने प्रजा की सुरक्षा की। यूनान में सबसे पहले सोफिस्ट वर्ग ने इस विचार का प्रतिपादन किया। उनका मत था कि राज कृत्रिम संस्था और एक समझौते का फल है। यूनानियों ने भी राज को एक कृत्रिम संस्था बताया और एक समझौते का फल बताया। इपिक्यूरियन विचारधारा वाले वर्ग ने इसका समर्थन किया और रोमन विचारकों ने भी इस बात पर बल दिया कि जनता राजसत्ता का अंतिम स्रोत है। मध्य युग में भी विचार काफ़ी प्रभावपूर्ण था और मेन गोल्ड था थॉमस एक्विनास के द्वारा इसका समर्थन किया गया। 16वीं 17वीं सदी में यह विचार बहुत अधिक लोकप्रिय हो गया और लगभग सभी विचारक इसे मानने लगे। रिचर्ड हुकर ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप में समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या और डच न्यायाधीश ग्रोसियस पूफेंडोर्फ तथा स्पिनोजा ने इसका पोषण किया। लेकिन इस सिद्धांत का वैज्ञानिक और विधिवत रूप प्रतिपादित करने वाले कौन हैं? सामाजिक समझौता के वैज्ञानिक रूप, सामाजिक समझौता सिद्धांत का वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने वाले कौन हैं? हॉब्स, लॉक और रूसो। सामाजिक समझौते सिद्धांत को वैज्ञानिक रूप में प्रस्तुत करने का श्रेय किसे जाता है? हॉब्स, लॉक व रूसो को जाता है। तो हॉब्स, लॉक और रूसो को जाता है, जिन्हें हम संविदावादी विचारक भी कहते हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो को हम क्या कहते हैं? संविदावादी विचारक, संविदावादी
विचार। अब जो है हम हाफ्स लॉक और रूसो के बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। यहाँ हाफ्स का क्या विचार है? थॉमस हाफ्स 1588 से 1679। हाफ्स, थॉमस हाफ्स, इनका कार्यकाल क्या है? 1588 से 1600 क्या है? 1679। ठीक है। तो थॉमस हाफ्स एक किस शासन प्रणाली के समर्थक थे? राजतंत्रवादी थे। ये इंग्लैंड के निवासी थे। इनके समय में इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच क्या एक तनावपूर्ण स्थिति थी। जब थॉमस हाफ्स का समय था उसमें इंग्लैंड में राजतंत्र और प्रजातंत्र में तनावपूर्ण स्थिति थी। इस संबंध में हाफ्स का विश्वास था कि शक्तिशाली राजतंत्र के बिना देश में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकता है। हाफ्स का ये विचार था शक्तिशाली राजतंत्र के बिना, जब तक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना नहीं होगी तब तक राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। इस विचार का प्रतिपादन करने के लिए 1651 में लेवियाथन, 1651 में लेवियाथन के 1651 में लेवियाथन या लेवियाथन 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 में समझौते सिद्धांत का आश्रय लिया। अब हाफ्स प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव, प्राकृतिक दशा, समझौते के कारण समझौता और नवीन राज्य का रूप कैसे क्या था उसको देखिए। पहले देखिए मानव स्वभाव। मानव स्वभाव क्या था? चलते नहीं, मानव स्वभाव कैसा था? तो हाफ्स से कहते हैं मनुष्य एक स्वार्थी, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी है। हाफ्स मनुष्य को कैसा बताते हैं? मनुष्य क्या है? स्वार्थी है, अहंकारी है और आत्माभिमानी प्राणी है। वह सदा शक्ति से प्रेम करता है या स्नेह करता है और शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है। हाफ्स के समय में चल रहे इंग्लैंड के युद्ध, गृह युद्ध, उनके सम्मुख मानव स्वभाव का मतलब इन्होंने वर्णन किया है। तो मानव एक स्वार्थी था, अहंकारी और आत्माभिमानी प्राणी था। मानव स्वभाव स्वार्थी और क्या था? स्वार्थी था और क्या था? अहंकारी था। अहंकारी और आत्मा और क्या था? आत्माभिमानी था। आत्माभिमानी था। दूसरा प्राकृतिक दशा। प्राकृतिक दशा एक बात से जब व्यक्ति स्वार्थी होगा, अहंकारी होगा, आत्माभिमानी होगा तो प्राकृतिक दशा कैसी होगी? वहाँ पर कैसी स्थिति होगी? अराजकता का माहौल होगा। तो प्राकृतिक दशा स्वार्थी, अहंकारी और अभिमानी व्यक्ति के जीवन में मतलब व्यक्ति के जीवन में किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। तो जब किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था तो प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को शत्रु की दृष्टि से देखने लगा। प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक दूसरे मनुष्य को कैसे देखने लगा?
शत्रु दृष्टि से देखने लगा और सभी भूखे भेड़ियों के समान एक दूसरे को निगल जाने के लिए घूमने लगे। मनुष्य को न्याय और अन्याय का कोई ज्ञान नहीं था और प्राकृतिक अवस्था सत्य ही सत्य की धारणा पर आधारित थी। प्राकृतिक दशा क्या थी? शक्ति ही सत्य, माइट इज राइट। सत्य ही सत्य के धारणा पर आधारित थे। अब समझौते का कारण, समझौते का कारण क्या होता है? तो जीवन और संपत्ति की इस असुरक्षा तथा मृत्यु संहार के इस भय ने व्यक्तियों को इस बात के लिए प्रेरित किया कि असहनीय प्राकृतिक व्यवस्था का अंत करने के उद्देश्य से एक राजनीतिक समाज का निर्माण किया। तो प्राकृतिक अवस्था का जो अराजकता की स्थिति हुई, जो अराजकता का स्थिति थी, इससे मुक्ति पाने के लिए मनुष्यों ने आपस में समझौता किया। अब समझौता क्या होगा इसको देखिए। तो नवीन समाज का निर्माण करने के लिए व्यक्तियों ने मिलकर एक समझौता किया। हाब्स के मतानुसार यह समझौता प्रत्येक व्यक्ति ने शेष व्यक्ति समूह से किया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से कहता है कि मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ। मैं इस व्यक्ति अथवा सभा को अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण करता हूँ, जिसके कि वह इस पर शासन करे, परंतु इसी शर्त पर कि आप भी अपने अधिकार और शक्ति का समर्पण इसी रूप में करें और इसकी आज्ञाओं को मानें। इस प्रकार सभी व्यक्तियों ने एक व्यक्ति अथवा सभी के प्रति अपने अधिकारों का पूर्ण समर्पण कर दिया और वह शक्ति या सत्ता उस क्षेत्र में सर्वोच्च सत्ता बन गई। यही राज्य का श्री गणेश है। इस समझौते के अंतर्गत शासक कोई पक्ष नहीं है, शासक इसमें कोई पक्ष नहीं है, और यह समझौता सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। समझौता में शासक नहीं शामिल होता है, शासक कोई पक्ष नहीं है, और समझौता कैसा है? सामाजिक है, राजनीतिक नहीं। वह सत्ता इस समझौते का परिणाम है और इस प्रकार उसका पद समझौते से कहीं अधिक उच्च है। राज सत्ता कैसा होगा? शासक कैसा है? निरंकुश, अटल, अखंड। राज सत्ता पूर्णतः निरंकुश है, अटल है और अखंड है। इसको ध्यान दीजिएगा। हाब्स का राज सत्ता कैसा है? पूर्ण रूप से निरंकुश है, अटल है और अखंड है। अब नवीन राज का रूप कैसा है? हाब्स के समझौते द्वारा एक ऐसे निरंकुश राजतंत्रात्मक राज्य की स्थापना की गई है जिसका शासक संपूर्ण शक्ति संपन्न है और जिसके प्रजा के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है। जो समझौता होता है, शासक तो समझौता में शामिल नहीं होता है और प्रजा के प्रति उसका कुछ भी कर्तव्य नहीं है। शासित वर्ग को शासक वर्ग के विरुद्ध विद्रोह का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अब है दूसरा है लाक। लाक का विचार। लाक महोदय, इनका कार्यकाल 1632 से 1704 तक है। 1632 से 1704। तो लाक भी इंग्लैंड के ही थे और 1690 में टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट ये पुस्तक प्रकाशित हुई और पुस्तक प्रकाशक के 2 वर्ष पूर्व इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी। जब पुस्तक का प्रकाशन हुआ उसके 2 वर्ष पूर्व जो है इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति हो चुकी थी।
जिसके द्वारा राजा के विरुद्ध पार्लियामेंट की अंतिम सत्ता को स्वीकार कर लिया गया था। लॉक ने अपनी पुस्तक में इन परिस्थितियों का स्वागत करते हुए सीमित या संवैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। लॉक ने इस पुस्तक में सीमित या संवैधानिक राजतंत्र का प्रतिपादन किया। जॉन लॉक ने अपने समझौते में यही बताया है। मानव स्वभाव कैसा बताया है लॉक? लॉक के अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। लॉक मनुष्य को क्या कहता है? एक सामाजिक प्राणी कहता है। हाब्स क्या कहता है? स्वार्थी प्राणी कहता है। हाब्स कहता है कि मनुष्य स्वार्थी है, लेकिन लॉक क्या कहता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसमें प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया की भावना विद्यमान थी। जो प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति थे वो कैसे थे? सामाजिक प्राणी थे। उसमें प्रेम था, सहानुभूति थी, सहयोग थी और दया की भावना विद्यमान थी। मानव स्वभाव की सामाजिकता के कारण प्राकृतिक अवस्था संघर्ष की अवस्था में नहीं थी। प्राकृतिक अवस्था में संघर्ष नहीं था। फिर यह तो एक सद इच्छा, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? सदिच्छा थी, सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था नियम विहीन नहीं थी, वरना उनके अंतर्गत यह नियम प्रचलित था। क्या? तुम दूसरे के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जैसा व्यवहार तुम दूसरों से अपने प्रति चाहते हो। मतलब डू अनटू अदर्स एज यू वांट अदर्स टू डू अनटू यू। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्यों को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था और प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के अधिकारों का आदर करता था। इसमें कौन से अधिकार थे? जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और क्या है? संपत्ति। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। अब समझौते जब भाई कोई अराजकता था ही नहीं प्राकृतिक अवस्था में, तो फिर समझौते का कारण आखिर क्यों समझौता किया? क्यों उससे लोगों ने मुक्ति चाही? समझौते के कारण लिखे। इस आदर्श प्राकृतिक अवस्था में कालांतर में व्यक्तियों में कुछ ऐसी असुविधाएं अनुभव हुई कि इन असुविधाओं को दूर करने के लिए व्यक्तियों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग करना उचित समझा। लॉक के अनुसार ये असुविधाएं क्या थी? पहला लिखे, प्राकृतिक नियमों की कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। पहला जो है प्राकृतिक नियम की स्पष्ट व्याख्या नहीं था। समझिए, प्राकृतिक नियम की स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। दूसरा है, इन नियमों की व्याख्या करने के लिए कोई योग्य सभा नहीं थी। नियमों की व्याख्या के लिए सभा नहीं थी। और तीसरा में है, इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। इन नियमों को मनवाने के लिए कोई शक्ति नहीं थी। नियमों को मनवाने के लिए शक्ति नहीं थी। अब समझौता क्या हुआ इसको देखिए। हाब्स के सिद्धांत के अंतर्गत
राज्य के निर्माण करने के लिए केवल एक समझौता किया गया। हाफ्स जो है सिर्फ एक समझौते की बात करता है, लेकिन लॉक 2 समझौते की बात करता है। पहला समझौता प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई। पहले समझौता में क्या था? प्राकृतिक अवस्था का अंत करके समाज की स्थापना की गई, और इसी समझौते का उद्देश्य व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा है। पहले समझौते के बाद शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता संपन्न हुआ। जब पहला समझौता हो जाता है, प्राकृतिक अवस्था का अंत हो जाता है, उसके बाद दूसरा समझौता होता है जिसमें शासक और शासित के मध्य एक दूसरा समझौता संपन्न हुआ, जिसमें शासक वर्ग के द्वारा शासक वर्ग के द्वारा शासक को कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने और उन्हें लागू करने का अधिकार दिया जाता है। दूसरी समझौता में शासक वर्ग को कानून बनाने, उनको लागू करने, कानून बनाने, उनकी व्याख्या करने, कानून की व्याख्या करने और कानून को लागू करने का अधिकार दिया जाता है। परंतु शासक की शक्ति पर यह प्रतिबंध लगा दिया गया है। लॉक ने शासक की जो शक्ति है, कानून का निर्माण, कानून की व्याख्या और कानून की लागू करने पर एक प्रतिबंध लगाता है, और वो प्रतिबंध क्या है? वो प्रतिबंध यह है, निर्मित कानून अनिवार्य रूप से प्राकृतिक नियमों के अनुकूल और अनुरूप होंगे तथा ये जनता के हित में होंगे। यहाँ भी लॉक शासक वर्ग को मनमानी करने का छूट नहीं देता है। वह नियम कैसी होनी चाहिए? प्राकृतिक नियमों के अनुकूल होना चाहिए और जनता के हित में होनी चाहिए। अब नवीन राज्य का रूप कैसा है? लॉक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत के अंतर्गत शासक और शासित के मध्य जो समझौता संपन्न हुआ है, उसमें यह स्पष्ट है कि सरकार स्वयं एक लक्ष्य नहीं, वरना एक लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र है। स्वयं में सरकार एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन मात्र है, और वह लक्ष्य शांति और व्यवस्था स्थापित करने और जन कल्याण के लिए है। लॉक इस विचार का प्रतिपादन करता है कि यदि सरकार अपने उद्देश्य में असफल हो जाती है तो समाज को इस प्रकार की सरकार के स्थान पर दूसरी सरकार स्थापित करने का पूर्ण अधिकार है। यदि वो सरकार जो है प्रजा के कल्याण नहीं कर पाती है, प्राकृतिक नियमों के हिसाब से नहीं चल पाती है, तो उसके स्थान पर जनता को अधिकार है दूसरी सरकार स्थापित कर सकती है। इस प्रकार लॉक के द्वारा एक ऐसी शासन व्यवस्था का समर्थन किया गया जिसमें वास्तविक एवं अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है और सरकार का अस्तित्व तथा रूप जनता की इच्छा पर निर्भर करता है। अब रूसो के बारे में थोड़ा देख लिया जाए। रूसो महोदय क्या कहते हैं? रूसो 1712 से 1767, 1712 से 1767 का कार्यकाल है। रूसो ने अपनी सामाजिक समझौता का सिद्धांत 1762 में प्रकाशित पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है सामाजिक सिद्धांत का इन्होंने वर्णन किया है। अब इनके अनुसार मानव स्वभाव क्या है? मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था। रूसो अपनी पुस्तक सामाजिक समझौता में लिखता है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा है या मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। एक कोटेशन महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान दीजिए। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है।
इस वाक्य से रूसो इस तथ्य का प्रतिपादन करता है कि मनुष्य मौलिक रूप से अच्छा है। मनुष्य क्या है? मौलिक रूप से अच्छा है और सामाजिक बुराइयां ही मानवीय अच्छाई में बाधक बनती हैं। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो आदर्श बर्बर शब्द का प्रयोग करता है। प्राकृतिक अवस्था के जो व्यक्ति हैं उसके लिए रूसो क्या कहता है? ये आदर्श बर्बर है। आदर्श बर्बर अपने में ही इतना संतुष्ट था कि न तो उसे किसी साथी की आवश्यकता थी और न किसी का अहित करने की उसकी इच्छा थी। इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था पूर्ण स्वतंत्रता एवं समानता और पवित्र तथा कपट रहित जीवन की अवस्था थी, परंतु इस प्राकृतिक अवस्था में विवेक का नितांत अभाव था। अब समझौते का कारण क्या होता है इसको देखिए। प्राकृतिक अवस्था आदर्श अवस्था थी, लेकिन कुछ समय बाद ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिन्होंने इस अवस्था को दूषित कर दिया। कृषि के आविष्कार के कारण भूमि पर अस्थायी अधिकार और इसके परिणाम स्वरूप संपत्ति तथा मेरे तेरे की भावना का विकास हुआ। जब प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक भूमि पर अधिकार करने की इच्छा करने लगा तो शांतिमय जीवन नष्ट हो गया और समाज की लगभग वही दशा हुई जो हाब्स की प्राकृतिक दशा है, जो हाब्स की प्राकृतिक दशा में थी। रूसो संपत्ति को समाज की स्थापना के लिए उत्तरदायी मानता है। रूसो संपत्ति के लिए समाज की स्थापना होती है। प्राकृतिक दशा आदर्श रूप में नष्ट होकर युद्ध, संघर्ष, विनाश का वातावरण उपस्थित हो गया। युद्ध और संघर्ष के कारण या युद्ध एवं संघर्ष के वातावरण का अंत करने के लिए व्यक्तियों ने पारस्परिक समझौते द्वारा समाज की स्थापना की। अब समझौता क्या है? असहनीय स्थिति से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और उनके द्वारा अपने संपूर्ण अधिकारों का समर्पण किया गया। किंतु अधिकारों का वह संपूर्ण समर्पण किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं वरना संपूर्ण समाज के लिए किया गया। समझौते के परिणाम स्वरूप संपूर्ण समाज की एक समान इच्छा उत्पन्न होती है और सभी व्यक्ति इस समान इच्छा के अंतर्गत रहते हुए कार्यरत रहते हैं। स्वयं रूसो के शब्दों में समझौते के अंतर्गत प्रत्येक अपने व्यक्तित्व और अपनी पूर्ण शक्ति को समान प्रयोग के लिए समान इच्छा की सर्वोच्च निर्देशक के अधीन समर्पित कर देता है तथा एक समूह के रूप में अपने व्यक्तित्व तथा अपनी पूर्ण शक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के हस्तांतरण से सभी पक्षों को लाभ है। इस प्रकार रूसो समझौते के द्वारा उस लोकतंत्री समाज की स्थापना होती है जिसके अंतर्गत प्रभुसत्ता संपूर्ण समाज में निहित होती है और यदि सरकार समान इच्छा के विरुद्ध शासन करती है तो जनता को ऐसी सरकार को पदच्युत करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब सामाजिक समझौते सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं। अब देखिए 17वीं 18वीं सदी के समझौते सिद्धांत में लोकप्रिय रहा है। इसके हुकर, मिल्टन, ग्रोसियस, वुल्फ, कांट, ब्लैकस्टोन, स्पिनोजा आदि अनेक विचारकों ने इसका समर्थन किया, परंतु 18वीं सदी के अंत और 19वीं सदी के राजनीतिक विचारकों ने इस सिद्धांत की कड़ी आलोचना की, जिसमें अंग्रेजी दार्शनिक ह्यूम ने घोषित किया कि शासक और शासितों के संबंध के आधार पर शासक या शासकों के संबंध के आधार के रूप में समझौता असंगत है तथा इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ब्लंटली महोदय इस सिद्धांत को अत्यधिक भयंकर कहा, ग्रीन कपोल कल्पना कहा और ग्रीन क्या कहा? कपोल कल्पना। और वुल्जे ने सरासर झूठ कहा। बेंथम, सर फ्रेडरिक पोलक, वाहन, एडमबर्ग आदि विद्वान द्वारा भी इस सिद्धांत की कटु आलोचना की गई है। वाहन के अनुसार
सामाजिक समझौता सिद्धांत न तो इतिहास को समझने की उचित साधन है और न ही किसी ठोस राजनीतिक दर्शन का उदाहरण है।